कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। दोपहर का समय, शहर का हाईवे। अदिमा एक टैक्सी में थी। उसके हाथ में एक आईपैड था। उस पर वो कुछ चीज़ें बड़े गौर से देख रही थी। तभी अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ कहो ऋषि, क्या हुआ? ऋषि ने कहा, हमारे आदमी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की उसने तो। अतिमा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अगर ऐसे फालतू के इंसानों को मैं डरती ऋषि, तो आज यहाँ इस पोजीशन पर नहीं होती। तुम सिर्फ वहाँ ऑफिस में सब संभालो, और हाँ, सहाय सर से कह देना कि अगर सामने वाले ने मेरी बातें नहीं मानी तो वो फिर उनके हवाले है। ऋषि ने हैरानी से कहा, तो इसके लिए आपने हमारे आदमियों को वहाँ बुलाया है? अदिमा ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उन लोगों को वहाँ पर सिक्योरिटी देने के लिए बुलाया है? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। लेकिन अगर उस आदमी ने मेरी बातें नहीं मानी तो उसके लिए वो आदमी काफ़ी रहेंगे। अब ये उसके ऊपर है कि वो मेरी बात मानेगा या हमारे आदमियों की। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ऋषि ने एक पल के लिए फ़ोन की तरफ देखा और फिर कहा, वाह, शी इज़ डैम स्कैरी। इतना कहकर वो हल्का सा कांप गया। वहीं टैक्सी जाकर एक कैफ़े के बाहर रुक गई। अतिमा ने एक बार कैफ़े की तरफ देखा। तभी ब्लैक सूट पहने एक गार्ड ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला। अतिमा बाहर निकल गई। उसने गार्ड से पूछा, यहाँ पर है वो? गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, यस मैम, वो अंदर है। अतिमा ने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो अंदर गई तो कैफ़े में ज़्यादा लोग नहीं थे। उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखा तो वो एकदम से मैनेजमेंट के पास गए। उन्होंने अपने कार्ड दिखाए और फिर अतिमा की तरफ इशारा किया। 5 मिनट के अंदर कैफ़े खाली हो गया। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एक टेबल पर बैठे आदमी के। दिखने में करीब 50 साल का लग रहा था वो आदमी। अदिमा ने उसकी तरफ देखा और अपना चश्मा उतार दिया। वो मुस्कुरा दी और फिर उस टेबल की तरफ बढ़ गई। वो वहाँ जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, रिपोर्टर अनिल कुमार। अनिल ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अदिमा मुस्कुरा दी और फिर चेयर खिसकाकर बैठ गई। अनिल ने एक बार के लिए कैफे में नज़र दौड़ाई तो वहाँ अदिमा और उसके गार्ड्स के अलावा कोई भी नहीं था। अनिल ने कहा, कौन कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अदिमा ने मुस्कुरा कर कहा, बस आपका कुछ टाइम, अगर आप दे सकें तो। अनिल ने कहा, और अगर मैं ना देना चाहूँ तो? अतिमा ने कप के साथ खेलते हुए कहा, तो? और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने पलकें उठाकर कहा, मैं अपने तरीके से टाइम लेना जानती हूँ। उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अनिल ने उसे घूरा और कहा, तुम हो कौन? अतिमा ने बिना कुछ कहे अपना कार्ड उसी तरफ बढ़ा दिया। अनिल ने कार्ड की तरफ देखा और फिर अतिमा की तरफ। अतिमा ने आंखों से इशारा कर दिया। अनिल ने कार्ड उठाया तो उस पर पीआर हेड बहाल ग्रुप लिखा हुआ था। अनिल हंसने लगा। एक ही मिनट बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अतिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि बहाल अपने कुत्तों को भेजेगा, मगर उसने तो कुत ओह, आई एम रियली सॉरी। इतना कहकर उसने अपने मुंह पर मारा और कहा, जुबान फिसल गई। अतिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, डोंट वरी, मुझे देखकर बहुत बार लोगों की जुबान फिसल जाती है और कई बार नियत भी, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। अनिल के चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए। उसने कहा, तुम उस लड़की के लिए आई हो ना? देखो, मैं एक बहुत ईमानदार रिपोर्टर हूँ। मैं उस लड़की की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं एक रिपोर्टर होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा। अदिमा ने बाईं तरफ देखकर कहा, फ़र्ज? और फिर मजाक उड़ाने वाली हल्की सी हंसी हंसकर उसने अनिल की तरफ देखा और फिर कहा, फर्ज? आप फर्ज की बात कर रहे हैं? रियली? तब कहाँ था आपका फर्ज जब आपने एक रेप विक्टिम को अपनी रिपोर्ट से गोल्ड डिगर साबित कर दिया था? तब कहाँ था आपका फर्ज जब बंसल फैक्ट्री में आग लगी? आग को आपने अपनी रिपोर्ट से मजदूरों को गलती बता दिया था, जबकि सबको पता था कि बंसल फैक्ट्री की मशीनों के पुरानी होने की वजह से वो आग लगी थी। कहाँ था आपका फर्ज तब? अनिल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अद्रिमा ने कहा, देखिए मिस्टर अनिल, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करने आई हूँ। मैं बस आपके साथ डील करने आई हूँ।
मुझे बताइए कितनी कीमत लेंगे आप उन पिक्चर्स और उस रिपोर्ट की। अनिल ने तेज आवाज में कहा, तुमने मुझे बिकाऊ समझ रखा है। अतिमा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने आगे हल्का सा झुककर कहा, डीएल कंपनी से कांटेक्ट किया है ना आपने? तुम्हें क्या लगा बहाल ग्रुप को कुछ पता नहीं चलेगा? अनिल ने कुछ कहना चाहा कि तभी अद्रिमा ने कहा, तुम्हारी एक बेटी है ना, 20 साल की, कॉलेज पढ़ती है। अनिल चौंक उठा। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने अपना फ़ोन देखा तो कुछ पिक्चर्स भेजी गई थी उसे। उसने देखा तो उसकी बेटी की कॉलेज की तस्वीरें थी। अद्रिमा ने कॉफ़ी का कप उठाया और फिर सिप लेकर कहा, जहाँ कैमरा जा सकता है वहाँ बहुत कुछ जा सकता है, हमारे लोग भी। अनिल उठ खड़ा हुआ और उसने चीखते हुए कहा, बदजात लड़की। अतिमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप बैठी रही। अनिल ने गुस्से में आकर वहां पर रखा एक वास उठाया ही ताकि पीछे से खड़े गार्ड्स आगे बढ़ गए। अनिल रुक गया। अतिमा ने हाथ ऊपर किया। उसके गार्ड्स रुक गए। अतिमा ने अनिल की तरफ देखकर भी कहा, बैठ जाओ, गुस्से में आकर तुम अपना ही नुकसान करोगे। अनिल बैठ गया। अतिमा ने कहा, फेयर डील, जितना तुम डीएल से मांगने वाले थे हम उसका डबल देंगे। जस्ट टेल मी योर प्राइस। अनिल ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद अद्रिमा एक फाइल को देख रही थी और अनिल सिर झुकाकर बैठा हुआ था। अद्रिमा ने कहा, कोई और कॉपी तो नहीं ना इन सब की? अनिल ने ना में सिर हिला दिया। अद्रिमा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर 50 लाख का चेक काटकर अनिल के सामने रख दिया। फिर वो उठ खड़ी हुई और उसने कहा, अगर मुझे पता चला कि इसकी कोई और कॉपी भी है तो अगली बार तुम्हें बेटी की ना तस्वीरें मिलेंगी और ना बेटी। बात समझ में आ गई तुम्हें? अनिल ने हाँ में सिर हिला दिया। अतिमा ने रिसेप्शन पर जाकर बिल पे किया और फिर एक नज़र अनिल पर डाली। फिर उसने आंखों पर चश्मा लगाया और कैफे से बाहर निकल गई। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और अतिमा बाहर आ गई। वहाँ एक काली कार उसका इंतजार कर रही थी। अतिमा ने गार्ड से कहा, अपने आदमियों को इसकी बेटी के कॉलेज से बाहर बुला लो और हाँ, इस रिपोर्टर के जितने भी कांड हैं सब के सब रिवील कर दो। मुझे दोबारा इसका नाम भी नहीं सुनना चाहिए। इतना कहकर वो कार की तरफ बढ़ गई। कार ने दरवाज़ा खोला और वो कार के अंदर बैठ गई। उसी समय डीएल ग्रुप में संकेत अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बिना सिर उठाए कहा, यस कम इन। दरवाज़ा खुला और फिर राजीव अंदर आया। उसने कहा, सर आपने जो कहा था वो काम हो गया। संकेत ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, राजीव, यू आर रियली अमेजिंग। अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए, काम बताए। राजीव ने एक फाइल उसके सामने रख दी। उसने कहा, रितवा भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है सर, आस्था हॉस्पिटल। संकेत चौंक उठा। उसने फाइल उठाकर खोली और फिर सब कुछ पढ़ने लगा। उसने कहा, रितवा वो फेमस बिजनेस वूमेन स्मिता जी की बेटी है। मतलब स्मिता का वो फेमस सोशल वर्कर भी है ना? राजीव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, वो और काल्पी दोनों ही बचपन से बहुत क्लोज थी, इसलिए रितबा ने भी आस्था हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। संकेत ने हल्के से कहा, वहीं जहां मैंने अपनी माँ को गंवाया था, डॉक्टर आस्था के हाथों। राजीव ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो संकेत ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या वो भी इनके ग्रुप का हिस्सा है? राजीव ने कहा, जी सर, ये लोग 7 लोग थे, धनुष बहाल और निपुण ओबराय। बहाल ग्रुप के 2 वारिस, काल्पी सेठी जो आस्था हॉस्पिटल की इकलौती वारिस थी, वरुण काटवानी जो फेमस काटवानी इवेंट कंपनी का चेयरमैन है, अमित दिवाकर जो रॉयल लोटस के होटल्स का वारिस है और निकिता सिंह जो एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। इनके पेरेंट्स भी आर्किटेक्ट हैं और इनकी अपनी फर्म है। और सबसे अंत में रितबा, डॉक्टर रितबा, ये अपनी प्रोफाइल सबसे लो रखती है। अपनी माँ के साथ भी ये बहुत कम मीडिया के सामने आती है, हालांकि माँ बाप की इकलौती बेटी है। संकेत ने कहा, क्या ये भी इन सब के साथ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है? राजीव ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर कहा, जी सर, सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। बस रितबा 2 सालों के लिए सबसे अलग हुई थी क्योंकि वो पढ़ाई के लिए जर्मनी गई थी। संकेत ने कहा, और कब की बात है ये? राजीव ने कहा, 4 साल पहले वो वापस लौटी है सर, 6 साल पहले गई थी। राजीव मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजीव ने कहा, इस सब के बीच एक नया किरदार जुड़ा है सर,
संकेत ने उसकी तरफ देखा तो राजीव ने एक फ़ोटो रख दिया। संकेत ने फ़ोटो उठाकर देखा तो वो अद्रिमा का फ़ोटो था। संकेत ने कहा, इनसे एक मीटिंग फिक्स करवाओ मेरी। राजीव ने हाँ में सिर हिला दिया। संकेत वो फ़ोटो नीचे रख दिया और फिर दूसरी फाइल उठा ली। उसने फाइल खोली तो सबसे पहले पर अमित दिवाकर की प्रोफाइल थी। शाम का समय, बहाल ग्रुप। धनुष अपने केबिन में कुछ काम कर रहा था कि अचानक से उसके दरवाजे पर कुछ दस्तक हुई। उसने देखा तो रितबा और निकिता थी। धनुष ने सिर हिला दिया और उनको अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों अंदर आ गई। धनुष ने कहा, तो आंटी कैसी हैं? क्या अभी भी हालत खराब है उनकी? रितबा ने बैठते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो शांत है, मगर काल्पी को कोई नहीं भुला सकता। जब हम पर इतनी बुरी बीत रही है तो फिर वो तो माँ थी काल्पी की। धनुष सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, डोंट वरी, टाइम के साथ वो संभल जाएंगी। निकिता ने कहा, यकीन नहीं आता कि काल्पी हमें इस तरह छोड़कर चली गई। आई मीन, अभी कल की ही तो बात है कि वो पार्टी में मुझसे मिली थी। शी वॉज रियली हैप्पी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी जान ले ली? उसकी बातें सुनकर धनुष के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे रितबा ने साफ महसूस किया। रितबा ने कहा, आई डोंट नो, काल्पी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना मुझे पता था कि वो काफ़ी परेशान थी। निकिता ने कहा, हाँ, ये तो मैंने भी फील किया था। हाँ धनुष। धनुष ने उसकी तरफ देखा तो निकिता ने कहा, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन काल्पी और तुम्हारा झगड़ा हुआ था, उस दिन के बाद जब भी काल्पी मुझे मिली, परेशान ही लगी। कहीं वो झगड़े की वजह से परेशान तो नहीं थी ना? धनुष ने फाइल कसकर पकड़ ली। उसने कहा, आर यू सीरियस? ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा और काल्पी का कब झगड़ा नहीं होता था। वी ऑलवेज फाउट। वो उससे क्यों परेशान होगी? निकिता ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, आई एम फीलिंग रियली बैड। और वो अमित, वो मंगेतर था काल्पी, एंड ही डिडंट इवन केयर। वरुण ने मुझे बताया कि उसने बयान दिया और फिर पीने चला गया बार में। सच में गाइस, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमें काल्पी को समझाना चाहिए था निपुण को चूज करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर हमने काल्पी और अमित को सपोर्ट किया। धनुष ने कहा, इट वॉज गुड फॉर निपुण टू। काल्पी उसे डिजर्व नहीं करती थी। एंड बाय द वे, निपुण अब तक उसे भूल भी चुका है और वो हमसे अब नाराज नहीं है इस बात के लिए। निकिता ने कहा, सीरियसली? निपुण ने करीब करीब हमें छोड़ ही दिया था। 3 महीने तक उसने ना हमसे बात की ना कुछ। अगर रितबा ने उसे मनाया नहीं होता 3 महीने तक, कांटी जो वो कभी ग्रुप में वापस नहीं लौटता। उसने तो धनुष से भी बात करना छोड़ दिया था ना? धनुष ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अचानक निकिता का फ़ोन बजने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, गाइज, आई हैव टू पिक द कॉल। इतना कहकर वो तेजी से बाहर चली गई। उसके जाते ही रितबा ने कहा, धनुष। धनुष ने उसकी तरफ देखा तो रितबा ने कहा, आर यू श्योर कि तुम्हारे और काल्पी के बीच कोई और झगड़ा नहीं हुआ था? धनुष ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा तो रितबा ने कहा, आर यू श्योर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? धनुष ने कुछ नहीं कहा तो रितबा ने कहा, यू नो ना, आई कैन हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग। धनुष ने कुछ कहना चाहा कि तभी दरवाज़ा खुल गया और अद्रिमा अंदर आई। रितबा और धनुष ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अद्रिमा ने कहा, ओह, आई एम सॉरी, यू गाइज आर बिजी। सॉरी, एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना नॉक करने की, तो मैं सीधा चली आई। आई एम रियली सॉरी रितबा मैम। रितबा ने उसे घूर कर देखा। वो समझ गई कि अद्रिमा उसे जानबूझकर सुना रही है। धनुष ने एक नज़र रितबा पर डाली, फिर कहा, इट्स ओके अद्रिमा, व्हाट इट इज इट समथिंग इम्पॉर्टेंट? अद्रिमा ने फाइल ऊपर की और कहा, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस इवेंट। धनुष ने कहा, ये वरुण और उसकी कंपनी हैंडल कर रही है ना? अद्रिमा ने कहा, स्टिल वी नीड योर सजेशन। धनुष ने कहा, ओके कम हियर। अद्रिमा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो धनुष की बगल में खड़ी हुई और फिर हल्के से झुक गई। धनुष और वो काफ़ी करीब थे। वो लोग कुछ बातें डिस्कस करने लगे। रितबा ने मुंह फेर लिया। अद्रिमा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। रितबा ने कुछ नहीं कहा और शांत बैठी रही। तभी निकिता अंदर आई। उसने अद्रिमा और धनुष को इतना क्लोज देखा तो कुछ कहना चाहा, मगर रितबा ने उसको मना कर दिया। निकिता जाकर रितबा के पास बैठ गई। 2 ही मिनट बीते होंगे कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अद्रिमा सीधी खड़ी हो गई। धनुष ने कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला और हाँफता हुआ ऋषि अंदर आया। उसने कहा, अद्रिमा मैम, अद्रिमा मैम। अद्रिमा ने शांति से कहा,
आप क्या बुरी खबर लाए हो? ऋषि ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बाहर पुलिस आई है, वो कल वाला इंस्पेक्टर आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अदिबा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। धनुष भी चौंक कर उठा और निकिता और रितबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाहर रिसेप्शन हॉल में स्मरण और गर्भ अपनी पूरी यूनिफॉर्म में खड़े थे। लड़कियां उन्हीं को घूरे जा रही थी। तभी निपुण वहां पर आया। उसने कहा, स्मरण। स्मरण पलट गया। उसने कहा, निपुण। निपुण ने आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ा दिया। स्मरण ने हाथ मिला लिया। निपुण ने कहा, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस बडी। जो कुछ भी हुआ, आई मीन इट्स रियली सैड। स्मरण ने कहा, लॉस तो तुम्हारा भी है। काल्पी आखिर तुम्हारी दोस्त थी और शायद तुम्हारा पहला प्यार भी। निपुण ने उसकी तरफ देखा और कहा, उस बात को काफी टाइम बीत गया, अब तो मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। स्मरण ने उसकी तरफ देखा और कहा, रियली? निपुण ने उसकी तरफ देखा और फिर बात बदलते हुए कहा, अमित ने क्या कहा बयान में? स्मरण ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, कुछ खास नहीं, बस इतना कि काल्पी कुछ टाइम से चेंज हो गई थी। फ़ोन नहीं उठाती थी ना करती थी, साथ ही झगड़े भी काफ़ी बढ़ गए थे। कुल मिलाकर वो लोग काफ़ी दूर हो गए थे एक दूसरे से। निपुण ने मन ही मन सोचा, आई न्यू इट, यही होना था उन दोनों के साथ। अमित, यू आर अ ट्रेश बैग, यू विल पे फॉर दिस। वहीं स्मरण निपुण के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। तभी सामने से आवाज आई, इंस्पेक्टर स्मरण। स्मरण ने सामने देखा। सामने अतिमा खड़ी थी। स्मरण ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। काली हील्स, काली पैंट, सफ़ेद शर्ट और ऊपर काला ब्लेजर। लंबे बालों को ऊंची पोनी में कसकर बांधा गया था। अतिमा के पीछे धनुष और रितबा निकिता खड़े थे। निपुण ने हैरानी से कहा, अतिमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? स्मरण ने अतिमा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ बातें करनी है मिस अतिमा के साथ। अतिमा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। फिर उसने कहा, जी मेरे साथ आइए। इतना कहकर वो एक तरफ चली गई। स्मरण और गर्भ उसके पीछे चले गए। ऋषि भी उनके पीछे चला गया। धनुष ने एकदम से कहा, सहाय अंकल, और वो तुरंत दूसरी तरफ चला गया। निकिता और रितबा वहीं खड़ी थी। निपुण भी दूसरी तरफ चला गया और एक गैलरी में खड़ा हो गया। उसने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन पिक होते ही उसने कहा, कहाँ हो तुम, एक काम है तुमसे। इतना कहकर निपुण शीशे की दीवार के बाहर की तरफ देखते हुए सामने वाले को काम समझाने लगा। रॉयल लोटस होटल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। रात हो चुकी थी। उस गाड़ी से अमित बाहर निकला तो वो बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसके गार्ड्स ने उसे संभालना चाहा, मगर उसने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। वो लड़खड़ाते हुए अंदर चला गया। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सिर झुकाया तो वो मुस्कुराकर एक सैल्यूट देकर अंदर चला गया। वो एलिवेटर में गया और उसने टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। एलिवेटर बंद हुई थी कि एक पैर आगे आया। अमित ने बंद होती आंखों से सामने देखा तो एक लड़का सामने आया। उसने काली जैकेट और काले रंग की कैप पहन रखी थी। ये वो उस लड़के से बिल्कुल अलग था जिस लड़के से अदिमा मिली थी। इस लड़के के हाथों में एक रूबिक क्यूब था जिसे वो हाथों में घुमा रहा था। वो आकर अमित के पीछे खड़ा हो गया। अमित मुस्कुरा दिया। लड़के ने अपनी कैप नीचे कर ली। उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया और फिर वो मैसेज भेजकर सीधा खड़ा हो गया। इसी के साथ एलिवेटर जोर से हिली और अमित लड़खड़ा गया। लड़के ने उसे पीछे से थाम लिया और अचानक से चुपके से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक इंजेक्शन लगा दिया। अमित की आंखें घूमी और वो उस लड़के की बाहों में झूल गया। रात का समय, पुलिस स्टेशन। गर्भ और स्मरण लौट आए थे। स्मरण अपने केबिन में था और काल्पी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके सामने पड़ी हुई थी। वो सोच रहा था, जब उसकी और अतिमा की मुलाकात हुई थी, वो और अतिमा एक कमरे में बैठे हुए थे और उनके बीच में एक गोल टेबल था। उसके सामने अतिमा बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कोई डर या चिंता नहीं थी। वो सीधी स्मरण की आंखों में देख रही थी। स्मरण ने कहा, मुझे काल्पी के बारे में बात करनी है। अतिमा ने कहा, यू मीन उसकी सुसाइड के बारे में? स्मरण ने कहा, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि उसने सुसाइड की थी या नहीं। इसकी अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। अतिमा मुस्कुराती। स्मरण को उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी लगी, मानो कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो। स्मरण ने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अतिमा ने कहा, बस मैं ये सोच रही हूँ कि हम आम लोग भी कितने सीधे होते हैं, जो दिखा उसे सच मान लेते हैं। अब देखिए ना, काल्पी छत से गिरी तो सबको यही लगा कि उसने सुसाइड की। मुझे भी यही लगा था
और मुझे साथ में यही लगा कि आप मुझसे इसी सिलसिले में बात करने आए हैं। स्मरण ने कहा, फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आप कोई आम व्यक्ति हैं। आप बहाल ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। जिस तरह से उसने ये बात कही थी, अद्रिमा ने उसे घूर कर देखा। अद्रिमा ने फिर कहा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? स्मरण ने कहा, मुझे पता चला है कि काल्पी के छत से गिरने से पहले आपकी और काल्पी की बहस हुई थी। इससे पहले भी काल्पी और आपकी काफ़ी बार बहस हो चुकी है। अद्रिमा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, और ये बातें आपसे किसने कही? क्या मैं जान सकती हूँ? स्मरण ने कहा, नहीं, मैं अपने सोर्सेज आपके सामने रिवील नहीं करना चाहता। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि क्या यह सच है या नहीं। इतना कहकर स्मरण उसे बड़े गौर से देखने लगा। अद्रिमा पीछे कुर्सी पर पसर गई और अपना हाथ उसने टेबल पर रख दिया। स्मरण ने मन ही मन सोचा, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम मुझे बहुत बड़ा रीजन देने वाली हो तुम पर शक करने का, एंड आई एम डैम श्योर कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। कमान, से इट से इट कि तुम्हारी और काल्पी की कोई फाइट नहीं हुई। वहीं अद्रिमा ने कुछ सोचते हुए स्मरण की तरफ देखा। स्मरण ने कहा, ये कोई इतना इंटेंस सवाल नहीं है कि आपको इतना सोचना पड़े। अद्रिमा मुस्कुराती उसने कहा, मैं बस इतना सोच रही थी कि सामने वाले इंसान को मैं क्या समझकर जवाब दूं। स्मरण ने हैरानी से कहा, मतलब? अद्रिमा आगे की तरफ झुकी और उसने कहा, मतलब ये कि क्या मैं सामने वाले को काल्पी का भाई समझूं या फिर उसके केस पर काम कर रहा एक इंस्पेक्टर। स्मरण ने कहा, इससे फर्क पड़ता है? अद्रिमा ने कहा, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप भाई बनकर आए हैं तो दिल से काम लेंगे और इमोशंस आप पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर बनकर आए हैं तो आप दिमाग से काम लेंगे। मैंने एक बात बहुत बार रियलाइज़ की है कि जब जब हम अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और सामने वाला हमें जैसे चाहे अपने काबू में कर सकता है। स्मरण ने कहा, डोंट वरी, मैं आसानी से काबू आने वालों में से नहीं हूँ। अद्रिमा ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, आर यू श्योर अबाउट इट? स्मरण ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें झुकाकर कहा, आप मेरे सवालों का जवाब देंगी या नहीं? अद्रिमा ने कहा, मेरी और काल्पी की बहस हुई थी उसके ठीक छत से गिरने से पहले। स्मरण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन क्यों? क्या इसने सच में कुछ नहीं किया? क्या मेरा शक पहली बार गलत साबित होने वाला है? अदिबा ने पूरी शांति के साथ कहा, काल्पी को लगता था कि मैं धनुष सर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। इसी वजह से पहले भी वो मुझे बहुत कुछ सुना चुकी थी। पार्टी में भी वो कुछ ऐसा ही कह रही थी और मैंने पलट कर जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे पुश किया और अंदर की तरफ चली गई। मैं उनके पीछे गई, लेकिन फिर मुझे लगा कि पार्टी छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं वापस आ गई। इसके बाद मैं धनुष सर को ढूंढ ही रही थी कि बाहर से एक तेज आवाज आई और काल्पी छत से नीचे गिर चुकी थी। स्मरण ने सारी बात सुनकर अतिमा की तरफ गौर से देखा। ना उसके हाथ कांप रहे थे, ना वो अपनी टांगों को हिला रही थी और ना ही आंखों को मिलाने से डर रही थी। वो बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई थी। स्मरण ने गहरी सांस ली, फिर सोचा, तो ये लड़की पहले से ही इस चीज के लिए तैयार थी। इतना सोचकर उसने कहा, आप सच कह रही हैं ना? अद्रिमा ने कहा, जब आप अपने सो कॉल्ड सोर्सेज पर यकीन कर सकते हैं तो मुझ पर क्यों नहीं? स्मरण ने सिर हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बयान के बाद आप भी सस्पेक्ट लिस्ट में आ गई हैं? अदिमा ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे जो बताना था मैं बता चुकी हूँ। आपको अब मुझे जिस लिस्ट में शामिल करना है शौक से करें, और हाँ, सबूत मिल जाए तब मेरे पास आइएगा अगली बार। अदिमा ने सबूतों की बात इस तरह से की कि मानो वो स्मरण को चैलेंज कर रही हो। अदिमा ने उठते हुए कहा, अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो आई विल गेट गोइंग, मुझे काम है बहुत। इतना कहकर वो उठी और दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अचानक से स्मरण ने कहा, मिस अद्रिमा। अद्रिमा रुक गई मगर पलटी नहीं। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा रखा था। स्मरण ने उसकी तरफ देखा और कहा, काल्पी को शक था कि आप धनुष को टारगेट कर रही हैं। इसकी कोई तो वजह होगी ना। आई मीन, बाकी लड़कियों की तरह क्या आपका ख्वाब नहीं है कि आप भी बहाल ग्रुप के साथ साथ बहल फैमिली का हिस्सा भी बने? इतना कहकर स्मरण ने सोचा, दिस विल बी माई लास्ट अटैक फॉर टुडे।
अदिमा ने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। स्मरण ने उसके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अदिमा ने एक गहरी सांस ली, फिर वो पलट गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ख्वाबों में नहीं जीती इंस्पेक्टर स्मरण, मुझे असलियत में जीना पसंद है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मैं कोई ख्वाब देखती हूँ तो उसे असलियत में बदल कर रहती हूँ, चाहे फिर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। नो एक्सक्यूज मी। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और तेजी से बाहर चली गई। स्मरण ने कुर्सी पर पसरते हुए कहा, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं था मिस अद्रिमा। स्मरण यादों से बाहर आया। वो उठा और एक बोर्ड के पास गया। वहाँ काल्पी के केस से जुड़े हर एक इंसान की तस्वीर लगी हुई थी। वो खुद से कहने लगा, ये लड़की, इसने खुद से ही सच बता दिया और इसके बिहेवियर में जरा सा भी डर नहीं था। एक इंस्पेक्टर तुमसे मर्डर के सिलसिले में पूछताछ कर रहा है और तुम इतने नॉर्मल बैठ जाओ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अदिमा के खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा छुपा भी रही है और कर भी रही है। लेकिन क्यों मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है? क्या छूट रहा है मुझसे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। स्मरण पलटा। उसने देखा तो गर्भ था। उसने गर्भ को अंदर आने का इशारा कर दिया। गर्भ अंदर आ गया। उसने कहा, सर, बहाल ग्रुप से कल मैं सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने जा रहा हूँ। आपने कहा था कि ये काम मैं खुद से करूँ। स्मरण ने सिर हिला दिया। फिर अचानक से उसे कुछ सूझा और कहा, मैं साथ में चलूँगा। गर्भ ने उसकी तरफ देखा तो स्मरण ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी खास नहीं है गर्भ, और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी है वो बहाल ग्रुप में ही है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। गर्भ ने सिर हिला दिया। इसमें दोबारा बोर्ड की तरफ पलट गया और उसकी नज़र अदिमा के ऊपर जाकर रुक गई। उसी समय अदिमा अपने घर की छत पर थी। वो ऊपर आसमान में देख रही थी। तभी वही लड़का जो उसके पास पहले आया था वो आकर खड़ा हो गया। उसने अदिमा की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थी और उनसे आंसू बह रहे थे। उसकी नाक लाल थी और वो बार बार अपनी आंखों को पोंछ रही थी। उसका चेहरा भी लाल हो उठा था। उस लड़के ने कहा, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं? अतिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, ये सिर्फ पानी है। लड़के ने कहा, इसी को आंसू कहते हैं। अतिमा ने कहा, नहीं, आंसू हमारी किसी फीलिंग का हिस्सा होते हैं और जो बिना किसी फीलिंग के बहे वो सिर्फ पानी। लड़के ने गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखा तो वहां पर ढेर सारी मिर्ची की टुकड़े रखे हुए थे। लड़के ने कहा, तुमने फिर गुस्सा निकालने के लिए ढेर सारी मिर्ची खा ली? अदिमा ने कुछ नहीं कहा तो लड़के ने कहा, मैं शहद लेकर आता हूँ। अदिमा ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं उसे वैसे भी नहीं खाने वाली। उस लड़के ने चिढ़कर कहा, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब भी कोई गलती करती हो तब ढेर सारी मिर्ची खा लेती हो, क्यों? किसने कहा था काल्पी के मामले में लापरवाही करने के लिए? मैंने 1000 बार समझाया कि अपने गुस्से पर काबू रखो, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे गुस्से के एक मोमेंट की वजह से सब कुछ प्लान से उल्टा चला गया और अब तुम उस इंस्पेक्टर को एक टेढ़ा सा जवाब दे आई। ठीक है, तुम जानते थे कि झूठ बोलकर शायद तुम पर ज़्यादा शक होगा, लेकिन तुम चुप नहीं रह सकती थी जब उसने तुम्हें भड़काया। अद्रिमा ने पूरी शांति से कहा, जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसीलिए मैं खुद को सजा दे रही हूँ ताकि ये जलन मुझे याद दिलाती रहे कि फिर से ये गलती नहीं करनी है। लड़के ने अपना हाथ रेलिंग पर दे मारा और कहा, तुम पागल हो चुकी हो, उस धनुष के पीछे, इस कंपनी के पीछे और अपने इस एम के पीछे। अतिमा मुस्कुराती। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ। अभी तो पागलपन शुरू होगा मेरा, और इस पागलपन में बहुत कुछ होगा। लड़के ने कहा, लेकिन करोगी क्या? काल्पी जैसे मोहरे को तो तुमने अपने गुस्से की वजह से गंवा दिया, अब आगे क्या? वैसे धनुष के लिए तो तुम इम्पॉर्टेंट हो ही। अद्रिमा ने सामने अंधेरे को घूरते हुए कहा, इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है, अगर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होना है तो उसकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट मत बनो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि जिस चीज़ की उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो तुम्हारे बिना उसे हासिल ना हो सके। तुम खुद ब खुद इम्पोर्टेंट बन जाओगे। लड़के ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा एम कुछ ज़्यादा ही हाई है? अदिमा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। इस कंपनी को मैंने बहुत कुछ दिया है, अपना यूथ, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपना पैशन, अपना दिमाग, बदले में पूरी कंपनी एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट अ बिग डील। लड़का मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आगे क्या सोचा है?
अतिमा ने कहा, अभी आगे के लिए तो बहुत सारे मोहरे हैं मेरे पास। एक काल्पी मेरे हाथ से छूट गई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं बचा है। और वैसे भी कोई भी ऐसा नहीं है तो मेरे और बहाल ग्रुप के बीच में आ सके। मेरे मोहरों का मुझसे बेहतर इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। इतना कहते हुए अतिमा मुस्कुराती। वहीं उसी समय आस्था हॉस्पिटल। एक कार आकर रुकी और संकेत और राजीव बाहर आए। संकेत के हाथ में एक रुमाल बंधा था जो खून से लाल हो चुका था। संकेत हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए बोला, फाइनली वी मीट अगेन। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। राजीव उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर रितबा एक बच्चे का इलाज कर रही थी। बच्चा शायद डर रहा था और रितबा उससे प्यार से बात करते हुए उसे दवाई लगा रही थी। वो उसके साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। संकेत ने मन ही मन सोचा, धनुष, दैट इडियट, उसे आखिर इतनी अच्छी लड़की मिल कैसे गई? ये हीरा मेरी नज़र से कैसे छुपा रहा? इतना सोचते हुए मुस्कुरा दिया। तभी एक नर्स उसके पास आकर कहने लगी, सर, आपको चोट लगी है क्या? संकेत ने कुछ नहीं कहा और सामने देखता रहा। राजीव आकर नर्स से बात करने लगा। जैसे ही रितबा फ्री हुई, संकेत उसके सामने आ गया। एक पल के लिए रितबा चौंक उठी। उसने कहा, आप? संकेत ने हैरानी से कहा, आप जानती हैं मुझे? रितबा ने कहा, आप वही है ना जिनकी जैकेट पर मुझसे जूस गिर गया था कल रात पार्टी में? संकेत ने कहा, सो यू डू रिमेंबर मी? रितबा ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संकेत ने अपना हाथ दिखा दिया और कहा, चोट लग गई थी, आई होप मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिले। रितबा ने चोट की तरफ देखा और कहा, आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो एक कमरे की तरफ बढ़ गई। संकेत भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रितबा संकेत के हाथ में घुसे कांच के टुकड़ों को निकाल रही थी। उसने कहा, ये तो काफ़ी बड़ी चोट है, कैसी लगी आपको ये चोट? संकेत उसकी तरफ देख रहा था। वो इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि रितबा क्या कह रही है। रितबा ने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा और कहा, आप सुन रहे हैं ना? संकेत ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ। आपने कुछ कहा? रितबा ने कहा, आपको ये चोट कैसे लगी? संकेत ने कहा, ओ ये बस यूं ही मैं फिसलकर मिरर पर गिर गया। रितबा ने उसकी तरफ देखा तो संकेत ने कहा, मेरा मतलब है कि टेबल पर रखे कांच पर। रितबा ने कहा, तभी आपको संभल कर चलना चाहिए, कांच अगर अंदर रह जाए तो हाथ खराब हो जाता है। इतना कहकर दोबारा उसके घाव को साफ करने लगी। संकेत याद करने लगा जब वो ऑफिस से निकल रहा था कि राजीव ने अपना फ़ोन देखा और कहा, सर, डॉक्टर रितबा की आज नाइट शिफ्ट है हॉस्पिटल में। संकेत रुक गया। उसने पलट कर कहा, तब तो हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। राजीव ने कहा, लेकिन सर, इस तरह बिना जान पहचान और बिना रीज़न के? संकेत ने सिर हिलाकर कहा, ये भी है, बिना रीज़न के जाएंगे तो बहुत शक बढ़ जाएगा। इतना कहकर वो पलटा और अचानक से सामने लगे मिरर में अपना हाथ दे मारा। राजीव कांप उठा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। संकेत ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, मिल गया रीजन। राजीव ने सिर हिलाते हुए अपना रुमाल निकाला और संकेत के हाथ में बांध दिया। संकेत यादों से बाहर आया। उसने रितबा की तरफ देखा और कहा, आपके दोस्त का सुनकर बहुत दुख हुआ। आई एम रियली सॉरी। क्या आप ठीक हैं? रितबा पट्टी बांधते हुए रुक गई। उसने कहा, जी मैं ठीक हूँ। संकेत ने कहा, इतना होने के बाद भी आप नाइट शिफ्ट कर रही हैं, इट्स रियली अमेजिंग। रितबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर की ड्यूटी अपना दुख नहीं देखती। कालपी के जाने के बाद आस्था आंटी भी नहीं है तो किसी को तो हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। संकेत ने उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे एक बात कहूँ? रितबा ने उसकी तरफ देखा तो संकेत ने कहा, कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता जिसे टाइम हिल ना कर पाए। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आप बस मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। पेशेंट तो वैसे ही आपकी मुस्कान देखकर अच्छा फील करने लग जाते हैं। रितबा ने उलझन में सिर हिला दिया और फिर कुछ सोचते हुए चुपचाप पट्टी करने लगी। थोड़ी देर बाद संकेत और राजीव बाहर आ गए। ड्राइवर गाड़ी गेट के पास ले आया। राजीव ने दरवाज़ा खोला तो संकेत पीछे की सीट पर बैठ गया। राजीव आगे बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। संकेत पट्टी की तरफ देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। तभी राजीव ने आईपैड बढ़ाया और कहा, सर, काम हो गया। संकेत ने आईपैड लिया और फिर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, मैम, और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। सुबह का समय, निपुण का घर। निपुण एक बार फिर उसी कमरे में था जहाँ काल्पी की तस्वीरें लगी हुई थी। वो बिस्तर पर आड़ा तिरछा बिना टी शर्ट के सोया हुआ था। बियर की कैंस और सिगरेट पूरे फर्श पर फैली हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। निपुण की नींद खुल गई लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसने वैसे ही फ़ोन टटोला और उन्नीदी आवाज़ में उसने कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, निपुण सर।
निपुण की नींद झटके से खुल गई। उसने कहा, कहो। सामने वाले ने कहा, अमित काटवानी के होटल पर सीबीआई की रेड पड़ गई है। भारी मात्रा में ड्रग्स मिली है, साथ ही सेक्स रैकेट में शामिल बहुत सारे कपल्स भी मिले हैं। सीबीआई पूरे होटल को सीज कर रही है। अब आगे क्या करना है? निपुण ने कहा, तुम अभी भी होटल में हो? सामने से आवाज आई, हाँ सर, मैं यही हूँ। निपुण ने गुस्से में आकर कहा, तो तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ? बिना किसी की नज़रों में आए निकलो वहाँ पर, और हाँ, गायब हो जाओ, समझे? अब मुझसे मिलना मत, पैसे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। इतना कहकर निपुण ने फ़ोन काट दिया और फिर उसने एक पल के लिए काल्पी की तस्वीर की तरफ देखा और फिर वो सीधा बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। रॉयल होटल, सुबह का समय। पूरा होटल सीज हो चुका था। लगभग सभी चैनल के पत्रकार वहां पहुंच चुके थे और अलग अलग तरीके से खबरें दे रहे थे। अमित का पूरा होटल सीज कर दिया गया था और सेक्स रैकेट में पकड़े गए लोगों को काला कपड़ा पहनाकर बाहर लाया जा रहा था। अंदर हाल में ड्रग्स का बहुत बड़ा जत्था रखा हुआ था। सीबीआई के कुछ ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे। तभी एक कार आकर रुकी और धनुष उसमें से उतरा। वो अंदर जाने लगा कि तभी एक इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। धनुष ने कहा, अरे लेकिन, ठीक है, मैं अंदर नहीं जा रहा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमित काटवानी कहाँ पर है? पीछे से स्मरण की आवाज़ आई, उसे पुलिस ले जा चुकी है। धनुष पीछे पलटा तो स्मरण खड़ा था। धनुष ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्मरण ने कहा, ये एरिया मेरे अंडर आता है। सीबीआई ने रेड मारने के बाद मुझे फ़ोन किया था। तभी रितबा हाँफती हुई वहां पहुंची। धनुष और स्मरण चौंक उठे। स्मरण ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रितबा ने कहा, अमित, अमित कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? स्मरण ने कहा, उसे पुलिस ले गई है, सीबीआई ऑफिस। उसके डैड को भी अरेस्ट कर लिया गया है और एक टीम ने घर पर भी रेड मारी है। वहाँ भी बहुत कुछ मिला है। रितबा ने कहा, ये सब झूठ है स्मरण, अमित ऐसा कुछ नहीं कर सकता। स्मरण ने कहा, ये सब सच है रितबा, अमित पकड़ा जा चुका है। सीबीआई को टिप मिली थी कि एक वीडियो से किसी ने वीडियो मेल की थी। अमित को जब गिरफ्तार किया तो पूरी तरह से नशे में था। प्रीलिम्स टेस्ट में उसके शरीर में ड्रग्स मिलने की संभावना जताई है। धनुष ने चिढ़कर कहा, कोई तो तरीका होगा उसे इस सब से निकालने का, किसी ने उसे फंसाया है। कांट यू अंडरस्टैंड? स्मरण ने भी चिढ़कर कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सीबीआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, पूरे सबूतों के साथ। नो वन कैन सेव हिम। किसी अंदर के आदमी का काम है ये, किसी ने अंदर से खबर दी है। धनुष सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और रितबा तो मानो सुन्न पड़ गई। थोड़ी देर बाद जब धनुष गाड़ी लेने के लिए वापस पार्किंग में आया तो निपुण गाड़ी के टेक लगाकर खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। धनुष ने उसे घूर कर देखा। निपुण ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा सामने होटल की तरफ देखने लगा। वहीं बाहर ग्रुप में एक केबिन में सहाय और अद्रिमा भी यही खबर देख रहे थे। सहाय ने कहा, किसी ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। रॉयल लोटस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नो वन कैन सेव देम। अदिमा पलटी। उसने कहा, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? सहाय ने कहा, होगी कोई बड़ी पार्टी, किसी कॉमन इंसान के बस की बात तो है नहीं ये। अदिमा ने कहा, जो प्रोजेक्ट हम रॉयल लोटस के साथ कर रहे थे उनका क्या? सहाय ने कहा, कैंसिल कर दो। अदिमा ने कहा, हमारी कंपनी को भी नुकसान होगा और वो भी बहुत ज़्यादा। सहाय ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, ऑक्शन आ रहा है ना, सारा नुकसान कवर हो जाएगा। तुम सिर्फ मीडिया में एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दो हमारी तरफ से, और ऐसा करना कि सबको यही लगे कि हमें रॉयल लोटस के इस कारनामे के बारे में कोई भी जानकारी पहले से नहीं थी। अदिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अदिमा ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला और इसी अंदर आया। उसने कहा, मैम, हम उसे ले आए हैं। सहाय और अद्रिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।